केरल में स्थित अलप्पुझा भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 2016 में यहाँ का टीकाकरण कवरेज 82% था। लेकिन यहाँ के आसपास जो गांव है वहाँ बच्चों को टीकाकरण करने के लिए वहाँ पहले पहुँचना पड़ेगा और वहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही चारा है, ये फ्लोटिंग डिस्पेंसरी। कुट्टमंगलम गांव तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है। कितने महीने का? 10 महीने का। अच्छा, तो आप उसको टीका लगाते हैं? हाँ, सब टीका लगाया? सब लगा। अच्छा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा संचालित अस्पताल और चिकित्सा केंद्र की बेहतर हालत से समझा जा सकता है। हमारे यहाँ की खासियत यह है कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ साक्षरता का दर ऊंचा है और इसीलिए यहाँ आसान तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि केरल में कुछ जगहें हैं जैसे मल्लपुरम, यहाँ पर लोग टीकाकरण के खिलाफ हैं। प्राकृतिक चिकित्सकों के हिसाब से अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। तो अभी इस बच्चे के लिए आप कोई वैक्सीन करेंगे नहीं? अभी नहीं करेंगे। जब तक बड़ा हो जाए कुछ नहीं करेंगे। आई कितना अभी हम दिया, हमारे बाबा दिया, माँ दिया, कुछ नहीं दिया। दरअसल केरल सरकार चाहती है कि स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव की काफी आलोचना हुई, जिसके चलते इसे अभी लागू किया जाना बाकी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, शर्जिल इमाम देशद्रोह केस में 4 छात्रों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ही ये चारों छात्र हैं। 7 छात्रों से कल पूछताछ होनी है। फॉरेंसिक लैब भी लेकर जाएगा शर्जिल इमाम को, ताकि उनकी वॉइस सैंपल लिए जा सकें। और इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, क्या पता चला इस पूछताछ में? और जी देखिए प्रशांत, जो शर्जिल इमाम देशद्रोह केस है उसमें 4 जामिया के छात्रों से आज क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने पूछताछ की है। कुल 11 मोबाइल फोन है, उससे जो सुराग मिले, उसके अलावा कई और ऐसे छात्र और दूसरे लोग चिन्हित हुए जिन्हें आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच की एसआईटी नोटिस जारी करेगी। जो शर्जिल इमाम ने जो देश विरोधी भाषण दिए थे उसमें जो उनके साथ नजर आ रहे थे। जी, तो शर्जिल इमाम से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप, लैपटॉप से जुड़ी कई और जानकारियां और 4 लोगों से आज पूछताछ हुई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन थम नहीं रहा है। खुद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीए पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। नागरिकता कानून के खिलाफ एक रैली में ममता बनर्जी ने मंच से घंटी बजाकर सीए का विरोध किया। इस दौरान वहां एक कार्यकर्ता नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार नारे लगाता रहा। यही नहीं, सड़कों पर भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नागरिकता कानून का विरोध किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध कोलकाता की सड़कों पर सभी आज हाथ पकड़ करके सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध भिक्षु के रूप में आए हैं और एनआरसी और सीएए के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शन है इसमें जो है भाग ले रहे हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। दादा, ये क्या संदेश पहुंचा रहे हैं आप ये बच्चों को लेकर के विरोध जो हो रहा है इस पे? देखिए, साइन बाग से विवादी बाग, हर जगह में एक आवाज, बच्चे लोग को आवाज है, मदी हटाओ देश बचाओ। क्योंकि ये एनआरसी, सीएए ये देश के भलाई के लिए नहीं होगा। जहां जीडीपी हमारा देश के गिर रहे हैं, 4.3 हो गया और एनआरसी करने में 4.8, 54,000 करोड़। ये पागल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ममता जी सबसे पहली, वी आर प्राउड ऑफ ममता, कि सबसे पहले ममता बनर्जी ने आवाज़ उठाए थे, नो एनआरसी नो सीए। हम जान देने के लिए तैयार है, लेकिन बंगाल में इम्पोज नहीं करेंगे। अभी बंगाल सरकार भी ये कानून ये असेंबली में ये पास करा लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला कर दिया, जिसके बाद आतंकियों की सुरक्षा बल से मुठभेड़ हुई, जहां 2 आतंकी मारे गए। सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। ये मुठभेड़ श्रीनगर बारामूला के रोड पर हुई।
सिटी के आउटस्कर्ट्स पे जो श्रीनगर बारामूला रोड पे हमारी पार्टी जो नाका की स्पेशल पार्टी तैनात थी पुलिस सीआरपी की, उस पर फायरिंग की टेररिस्ट ने, जो कि 2 व्हीलर पे जा रहे थे, और उसकी रिटेलिएशन में 2 टेररिस्ट मारे गए और एक जख्मी हुआ, जिसका अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस के दावे पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि फायरिंग की घटना में गिरफ्तार कपिल गुर्जर नाम के आरोपी के पिता आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। अपने दावे को सही साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कपिल गुर्जर के मोबाइल से मिली तस्वीरों का हवाला दिया। इन तस्वीरों में कपिल गुर्जर के पिता गजित सिंह आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी के साथ नजर आए। दावा ये किया गया कि ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आरोपी के पिता ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। पुलिस ने दावा किया कि 2019 में कपिल गुर्जर के पिता आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे। हालांकि कपिल गुर्जर के पिता गजित सिंह ने खुद के आम आदमी पार्टी से जुड़ने के दिल्ली पुलिस के दावे को गलत बताया। इससे पता चला कि जो फोन ये लेके आया था वो फोन हम लोगों ने रेड करके सीज करके रिकवर किया, और उस फ़ोन को जब हमने एनालाइज किया तो पाया कि उसके जो व्हाट्सएप के वीडियो पिक्चर्स थे वो सारे इरेज कर दिए गए थे। बाद में टेक्निकल टीम के मदद से हम लोगों ने वो फ़ोटो रिकवर किए। उस फ़ोटो में कुछ फ़ोटोग्राफ हमको मिले हैं जिससे ये इस्टेब्लिश होता है। और इसने डिस्क्लोजर में ये बात बताया जब हमने क्वेश्चन किया है, तो साल भर पहले जो ये कपिल बैसला है और उसके पिताजी जो गजय सिंह हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। फ़ोटोग्राफ भी है, जो फोटोग्राफ आप दिखा रहे हैं वो फोटोग्राफ इनके फ़ोन में है, वो अब रिकवर हो गया है। बाकी इसमें आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें और हम लोगों ने 2 दिन का इसका रिमांड लिया है और आगे की कॉन्स्पिरेसी हम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर। शाहीन बाग फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस के दावे के बहाने बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया। मुद्दा साफ है, आज आम आदमी पार्टी बेनकाब हुई है। आम आदमी पार्टी के सदस्य ने, जिसने आम आदमी पार्टी के में पिछले साल प्रवेश किया था, उसने शाहीन बाग में गोली चलाई। यह आम आदमी पार्टी की साजिश इसलिए है कि तनाव बढ़े, एक समाज की सहानुभूति मिले, दूसरे समाज की बदनामी हो। इसके लिए ये किया हुआ युवाओं का गलत उपयोग है, और युवाओं को कैसे उकसाती है इसका ये उदाहरण है, और कैसे ट्यूटरिंग करती है। क्योंकि व्हाट्सएप के सारे फोटो निकालने को जो इरेज किए गए वो किसके सलाह पर किए गए, और इसलिए फोटो सही है, आदमी सही बोल रहा है, युवक को उकसाया गया है, और इसलिए आज आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के दावों और बीजेपी के आरोपों को सियासत से प्रेरित बताया और कहा कि चुनाव जीतने के लिए ही बीजेपी ऐसे हथकंडे अपना रही है। देखिए, अब बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा। बीजेपी ने सारी तरीके, जो जितना बढ़िया काम दिल्ली के अंदर हुआ है उसके काउंटर में बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। अब आखिर में इन्होंने दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करना चालू किया। कल वो कुछ इन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों ने, हमारी औकात है इस तरह से शूटिंग कराने की, हम इस तरह के काम करते हैं। मेरा तो ये कहना है, और उनके पिताजी ने भी कह दिया, मुझे पता चला है कि जो भी शूटर है वो कपिल गुर्जर जो है, उसकी फैमिली ने कह दिया कि हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तस्वीरें तो किसी के साथ भी कोई भी खींच सकता है। तो मेरा ये कहना है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, और अगर वो आम आदमी पार्टी से उसका जरा सा भी लिंक है तो 2 साल की सज़ा बनती हो, 4 साल की सज़ा दो। लेकिन ये अमित शाह जी इस तरह के टुच्चे षड्यंत्र करते हैं चुनाव के 48 घंटे पहले। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आप अपने पुलिस को खड़ा करके और आप इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है कि चुनाव के पहले के स्टंट कर रहे हैं। सब कुछ फेल हो गया इन लोगों का, सब कुछ फेल हो। कपिल गुर्जर के पिता गजित सिंह ने भी दिल्ली पुलिस के आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने कभी आम आदमी पार्टी नहीं ज्वाइन की। मैंने वैसे ही प्रचार हो रहा था, प्रचार होने पे वैसे ही उन्होंने जबरदस्ती आकर के टोपी उठा दी, भाई ये पार्टी में वो कर लो, ये कर लो, अगर हमारा कोई मैटर नहीं है। आम आदमी पार्टी से कोई हमारा कोई किसी ताल्लुक नहीं है, ना कोई हमारा मैटर है, ना हम आदमी में हमें जॉइन करी। और हम तो
कभी न राजनीति में आए थे। तो 2012 तक हम बीएसपी में रहे थे और बीएसपी से होने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैंने राजनीति से बिल्कुल एकदम छोड़ दिया, राजनीति करनी बंद कर दी। तब से मैं नहीं गया। तो जैसे चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो उस टाइम पे ये ऐसे लोग आ रहे थे, तो वहां जाकर के लोग, गांव के लोग थे, ऐसी मजाक में उन्होंने जाकर के ये करवा दिया। उससे मेरा कोई महल नहीं। अभी मेरे पास चुनाव चल रहा है, यहाँ बीजेपी वाले भी आए थे, मैं तो उनको भी प्रत्याशी ढिल्लो सिंह को भी मैंने माला पहनाई है, उसको भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो हर आदमी को करता हूँ, अगर मैं राजनीति में मेरा कोई मतलब नहीं है इस टाइम। तो हालांकि यहाँ बीजेपी अब सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रही है कि इसका कनेक्शन दरअसल आम आदमी पार्टी से ही रहा है। उधर ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में रिलायंस जियो का जलवा दिखा, जहां रिलायंस जियो की कनेक्टेड तकनीकी का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जियो की एम्बेडेड सिम से लेकर ड्राइवर असिस्ट तकनीकी का प्रदर्शन हुआ, जो कि ड्राइवर को 360 डिग्री देखने में मदद करती है। जियो की ये तकनीक ट्रैफिक सिग्नल का हाल बताने के साथ एक्सीडेंट होने पर भी अलर्ट भेज सकती है। जमाना कनेक्टेड कार्स का है और मोबिलिटी को तकनीक से पूरी तरह से बदल रहा है जियो। हम इस वक्त यहाँ पे जियो के स्टॉल पे हैं, जो कि ऑटो एक्सपो के सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉल्स में से है। यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको देख सकते हैं, एम्बेडेड सिम से लेकर मॉड्यूल्स तक हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिस्प्ले में है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, काफ़ी कुछ और है यहाँ पे। ये अलग अलग तरह के पेरिफेरल इक्विपमेंट्स हैं, सेंसर्स हैं, जो कि आपकी मोबिलिटी को आसान बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक डिजिटल कॉकपिट बना हुआ है। ये मेरे सामने जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मोबिलिटी का फ्यूचर है। यहाँ पे रह के आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं, यानी कि ये एक तरह का आपका कॉकपिट है और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के अलर्ट्स आते हैं। यानी कि अगर कोई कॉलिजन होने वाला है, उससे पहले आपको एक अलर्ट दिया जाता है। अगर किसी तरह का कोई ट्रैफिक सिग्नल है, रेड लाइट है, उससे पहले आपको एक सिग्नल आता है। इसके अलावा एक बाहर की तरफ कैमरा है और एक अंदर की तरफ कैमरा है, तो एक 360 डिग्री का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। साथ ही अगर ड्राइवर मान लीजिए किसी वजह से वो ड्राउजी है या फिर वो किसी तरह से गलती कर रहा है, उसका भी अलर्ट दे सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा ये जो कंसोल है, यहाँ पे वॉइस एक्टिवेशन है, यहाँ पे आप अपने फेवरेट मल्टीमीडिया को तो प्ले कर ही सकते हैं, साथ ही ये आपको समय समय पे हर तरह की जानकारी, हर तरह का अलर्ट देता है। तो ये जो पूरा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जियो मोबिलिटी की दुनिया को बदलने जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीएसपी दविंदर सिंह से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके सनसनीखेज राज सामने आ रहे हैं। लेकिन दविंदर सिंह से जुड़ी जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं, उसकी गुत्थी उतनी ही उलझ रही है, क्योंकि उसका हर नया राज एक नया तार जोड़ देता है। अब तक आतंकियों से ही दविंदर के रिश्ते सामने आए थे, लेकिन अब उसके तार कारोबारियों और सियासी लोगों से भी जुड़ गए हैं। पहले आतंकियों से जुड़े गद्दार दविंदर के तार, फिर नेताओं से रिश्तों का हुआ खुलासा, अब हवाला का भी सरदार निकला दविंदर। दविंदर और उसके राज कितने गहरे हैं, ये समझने में एनआईए के बड़े बड़े अफसरों के भी पसीने छूट गए हैं। हर रोज दविंदर के एक नए राज का पर्दाफाश होता है और इससे दविंदर की पहेली और भी उलझ जाती है। नेताओं और हवाला कारोबारियों से दविंदर के तार जुड़ने के बाद एनआईए के लिए दविंदर की पहेली सुलझाना और मुश्किल हो गया है। इसलिए एनआईए अब दविंदर के पूरे इतिहास को खंगालने में जुट गई है। इसके लिए एनआईए ने दविंदर के कई फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा दविंदर के पुराने फोन के रिकॉर्ड भी तलाशे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एनआईए ने दविंदर की हर इलेक्ट्रॉनिक चीज जब्त कर ली है और उसके बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, एनआईए को शक है कि दविंदर के बेनामी खाते भी हो सकते हैं। इन सभी जानकारियों को हासिल करने के लिए त्राल में दविंदर के पुश्तैनी घर की भी छानबीन की जा चुकी है। त्राल में दविंदर के पुश्तैनी घर में एनआईए की छापेमारी से यह साफ हो जाता है कि दविंदर बहुत से राज छिपा रहा है, जिनकी तलाश में एनआईए ने अब दविंदर से जुड़ी हर जगह की जांच तेज कर दी है। आसानी से तो वो बताने वाला नहीं है।
वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एजेंसियां उसे उगला लेंगी और जो भी उसने छुपा रखा है या जो भी उसके मन में है या उसके साथ और जो साथी हैं, सबका खुलासा होगा। दविंदर के जम्मू कश्मीर के नेताओं और कारोबारियों से जिस तरह के रिश्ते सामने आ रहे हैं, उससे अब एनआईए के सामने बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब तलाशे बिना एनआईए दविंदर के जाल को सुलझा नहीं सकती है। एनआईए के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंक की दुनिया से दविंदर तक पैसा कैसे आता था। दूसरा सवाल ये कि दविंदर तक हवाला का पैसा कैसे पहुंचता था। क्या नवीद जहूर से पैसे लेकर दविंदर को देता था या पैसे इंजीनियर रशीद के जरिए पहुंचते थे। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि दविंदर के बैंक खातों में बड़ी रकम कहां से आती थी। ये सिर्फ देवेंद्र ही नहीं, बहुत लोग जो काले धंधे में भी शामिल हैं और जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं वो काफ़ी बेनामी अकाउंट्स खोलते हैं। अब तो जब से पैन आया है तब से थोड़ा मुश्किल हो गया है, नहीं तो पहले तो अकाउंट्स के ऊपर अकाउंट्स लोग खोलते थे। दविंदर की पहेली सुलझाने के लिए एनआईए एक तरफ तो दविंदर से जुड़े हर ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, इसके अलावा उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो दविंदर के करीबी हैं या फिर उसके साथ गिरफ्तार हुए आतंकी नवीद बाबू के साथी। एनआईए ने इस कड़ी में रियाज ठोकर नाम के एक शख्स को पकड़ा है। इसके अलावा हिजब आतंकी उमेर धोबी के भाई को भी हिरासत में लिया गया है। उमेर धोबी की तलाश तेज कर दी गई है। उमेर धोबी आतंकी नवीद का करीबी है। हमें तो उम्मीद है कि कई ऐसे लोगों के नाम आएंगे कि जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो एक टेरर सपोर्ट नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सफेद पोश लोग शामिल हैं, जिसमें से अफसरान से लेके लीडरान, सियासी लोग, सरकारी मुलाजिम, टीचर्स, वकील, वकला, कई लोग इसमें शामिल हैं। अब तक जांच में सामने आया है कि दविंदर के पास करोड़ों की संपत्ति है। यही नहीं, उसने कई बेनामी प्रॉपर्टी भी बनाई है। इसी लालच ने देविंदर को गद्दार बना दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि गद्दार के कितने मददगार हैं। उधर यूपी के शाहजहांपुर में रेप के आरोपी और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को जमानत मिलने के बाद शाहजहांपुर की जेल से वो बाहर निकले। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से उनकी रिहाई हुई। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ की मौजूदगी में चिन्मयानंद जेल से बाहर निकले, जहां समर्थकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और गुलाब के फूल भी दिए। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए नए ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से बनने वाले ट्रस्ट को 67 एकड़ जमीन भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले में फैसला सुनाया था। इसमें 3 महीने के अंदर ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया गया था। ये मियाद 9 फरवरी को खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया, जिसका दफ्तर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा। साथ ही पीएम मोदी ने संसद में बताया कि यूपी की योगी सरकार जल्द ही मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की बात भी कहेगी। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। ट्रस्ट के ऐलान को गृह मंत्री अमित शाह ने गौरव का दिन बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत की आस्था और अटूट श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता के लिए मैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन समग्र भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिनमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए मैं पीएम मोदी को अनेक अनेक बधाई देता हूं। वहीं केंद्र सरकार के अयोध्या में मंदिर के लिए ट्रस्ट के ऐलान के कुछ ही देर बाद यूपी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दे दी। यूपी सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने पर यूपी कैबिनेट ने मोहर लगाई। यूपी सरकार ने अयोध्या के रौनाही में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जगह दी है। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ उत्तर प्रदेश को ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल, जनपद अयोध्या में लखनऊ राजमार्ग पर थाना रौनाही के पीछे लगभग 200 मीटर पर स्थित भूमि का आवंटन किया गया है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद की जमीन देने के लिए भी घोषणा कर दी है। जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील में यह रौनाही क्षेत्र का धन्नीपुर गांव है, जहां पर सरकार 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी रही है। ये जमीन कृषि विभाग की है, जो लगभग 25 एकड़ है। उस 25 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने जा रही है, जहां पर मस्जिद का निर्माण होगा। इस जमीन के ठीक बगल सागरा शाह का एक दरगाह भी है, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हर वर्ष एक उर्स होता है। उसी दरगाह के बगल ठीक सरकार ने मस्जिद की जमीन देने की घोषणा की है। ये वही जमीन है जहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन देने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया, जो आज से 5 दिन चलेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने वहां हो रहे एयर शो को भी देखा। पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो में मौजूद हथियारों का निरीक्षण भी किया और एक आधुनिक राइफल उठाकर निशाना भी लगाया। इसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कहकर रोबोट से हाथ मिलाया और उसके काम करने के तरीके को समझा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आतंकवाद और साइबर हमला दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो 2 तस्वीरें एयर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। दरअसल 54 देश इसमें शामिल हुए। 40 देशों के रक्षा मंत्री भी उस वक्त वहां मौजूद थे। 9 फरवरी तक ये डिफेंस एक्सपो चलेगा। वर्ष 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 2000 करोड़ रुपए का था। वहीं बीते 2 साल में भारत करीब 17,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन यानी करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। साथियों, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो और टेररिज्म भी हो या फिर साइबर थ्रेट हो, ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नए सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए दुनिया की तमाम डिफेंस फोर्सेस नए टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत द्वारा डिफेंस सेक्टर में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। यहां कई प्रोटोटाइप भी आज लॉन्च किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 5 वर्षों के दौरान डिफेंस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कम से कम 25 प्रोडक्ट विकसित किए जाएं। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सभी दोषियों को एक साथ फांसी देने का फैसला दिया है। अदालत ने पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि दोषियों को अलग अलग फांसी नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोषियों के पास अब सिर्फ 7 दिन की मोहलत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एपी सिंह, जो कि दोषियों के वकील हैं। सर, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है? हाई कोर्ट ने फैसला सैटरडे को संडे को सुन के जो किया है, वो पहली बात तो जस्टिस वरीड है, वो दिख भी रहा आपको। अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं कि मीडिया, पब्लिक, पॉलिटिकल प्रेशर कितना बना हुआ है। दूसरी बात, जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर, दोनों ने मिलकर जो एक दूसरे के अलग अलग धुरी हैं, उन्होंने मिलकर एक पिटीशन फाइल की थी, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और हमें टाइम दिया गया है कि एक टाइम के विद इन ए वीक हम लीगल प्रोसेस जो हमारे हैं उनको हम प्रोसेस करेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या आप हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जिस तरीके से टाइम पहले अभी हमें ऑर्डर मिलेगा, हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। ऑर्डर हमें कॉपी मिलेगी, हम उसको ये भी कह सकते। आज इस कोर्ट के जो जजमेंट है, इसका मैं वेलकम इसलिए करती हूँ क्योंकि कोर्ट ने इनको टाइम बाउंड कर दिया कि विद इन 7 डेज आपके पास जो भी राइट है उसका यूज कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे देन फ्रेश वारंट पटियाला हाउस कोर्ट जारी करेगा। उसमें एक टाइम फिक्स होगा और उस जो टाइम प्रिस्क्राइब होगा उसमें इनको हैंग कर दिया जाएगा। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि जो एग्जीक्यूशन चारों का एक साथ किया जाएगा, वो एक शेर सिंह का केस है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, तो ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया कि 4 को 2 को फांसी होगी, फिर हम वेट करते हैं कि 2 को कब तक हैंग किया जाएगा। तो अगर टाइम बाउंड हो गया तो वो मेरे फेवर में है और इन चारों को अब एक ही साथ हैंग किया जाएगा। जो आज हाई कोर्ट ने जो समय बाउंड कर दिया, ये बहुत अच्छा है। मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले का, क्योंकि ये समय बाउंड ही नहीं हो रहा था। उनको अलग अलग अपील करते थे, जो उनको मर्सी करनी चाहिए थी वो नहीं करते थे। यही कहते थे हमारे पास रेमेडी है, तो कोर्ट ने बाउंड कर दिया कि 1 हफ्ते में जो करना है करो। गुजरात के खेड़ा में कार और ऑटो रिक्शा की भीषण टक्कर हो गई। ऑटो रिक्शा सड़क पर गलत दिशा से आ रहा था और जैसे ही उसने हाईवे के दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, उसकी सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद ऑटो पलट गया और कार तेजी से घूमती हुई काफी आगे निकल गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि ऑटो ड्राइवर बीच सड़क पर जा गिरा, जबकि कार के आगे के परखच्चे उड़ गए। जिस वक्त ये कार और ऑटो की टक्कर हुई, वहां दूसरी गाड़ियां भी गुजर रही थी जो ऑटो से टकराने से बच गई। बताया गया कि ऑटो ड्राइवर इंतजार किए बिना सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर चेन्नई में बस स्टैंड पर खड़ी 10 बसों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस स्टैंड धुएं से भर गया, जिसकी सूचना पर वहां दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग इतनी भीषण थी कि काला धुआं दूर से ही निकलता हुआ दिखाई दिया। भीषण आग से बसें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन आग लगने की वजह क्या रही वो साफ नहीं हो पाया। तो ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक वहां लगी होगी। हालांकि जो धुआं है वो कई किलोमीटर से दूर से ही देखा जा सकता था। दमकल विभाग को तुरंत इसकी जानकारी दी गई, कई कर्मचारी वहां पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन वजह आग लगने की क्या थी ये साफ नहीं हो पाया। बस स्टैंड पर दरअसल ये 10 बसें खड़ी थी। चेन्नई की तस्वीरें, और अचानक से एक के बाद एक बसों में आग लगती गई। धुआं दूर से ही देखा जा सकता था।